जिसने न देखी हो जन्नत मैं कशी, वो घूम कर मेरा हिंदुस्तान देख ले। मेरी अपनी अभिव्यक्ति जिसने न देखा हो सृजनशील डायनामाइट, वो घूम कर मेरी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देख ले। ज्ञानशील एकता की श्लाघा कुछ यूं भासित है, चाहूं और बस परिषद परिषद ही उद्भासित है। समय हो वैश्विक आपदा का या हो मजदूरों के पलायन का, अपने उपक्रम और आयाम से ज्योति अखंड जलाई है। कामयाबी की नई राह पर चलते हुए, ज्ञान के प्रकाश में रमते हुए, शील की नई परिभाषा लिखते हुए, अबाध अगाध एकता की आकाश गंगा सजाई है। भूरी भूरी प्रशंसनीय है राष्ट्रीय कला मंच और शोध अवध, जिस पर सोने में सुहागा अनसंग वॉरियर्स की है शपथ। मीनू दुबे, एसोसिएट प्रोफेसर, राजा मोहन गर्ल्स पीजी कॉलेज, अयोध्या। वर्ष 1398 की बात है। भारतवर्ष में तुगलक वंश का शासक हुआ करता था। समरकंद के अमीर तैमूरलंग, एक क्रूर आक्रांता, ने दिल्ली पर अपने स्वप्न को साकार करने के लिए कि उसे भारतवर्ष में इस्लाम का झंडा फहराना है, सनातन धर्म का समूल नाश कर हिंदू तीर्थ स्थलों को विध्वंस करना है, दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय नसीरुद्दीन तुगलक बहुत ही निरीह शासक साबित हुआ और दिल्ली की भूमि पर त्राही त्राही मचाते हुए इस क्रूर आक्रांता ने हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश की तरफ जब अपना रुख किया, तो उस समय जो जाट बाहुल्य क्षेत्र भी हुआ करता था, गुर्जर क्षेत्र हुआ करता था, देवपाल खाप महापंचायत के प्रमुख हुआ करते थे। उन्होंने महापंचायत की बैठक बुलाई और लोगों को सचेत करते हुए उनसे आग्रह किया कि एक सर्व समाज की सेना का गठन हो, जिससे कि इस विदेशी आक्रांता को भारत से भगाया जा सके। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये कुछ इस तरह से होना चाहिए कि संपूर्ण भारत इससे कुछ शिक्षा ले, भारत में इस युद्ध कौशल की, युद्ध प्रशिक्षण की एक नई मिसाल साबित हो। आपको बताएं कि उस समय तैमूरलंग बहुत ही अपने सशक्त सेना के साथ लगभग 2.5 लाख घुड़सवारों के साथ आया था और भारत में जैसा कि हम जानते हैं कि सैन्य बल उतना सशक्त नहीं था। महापंचायत ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि एक सर्व समाज की सैन्य टुकड़ी बनाई जाएगी, जिसमें प्रमुख सेना 80,000 योद्धाओं की होगी और 40,000 की एक सहयोगी टुकड़ी होगी। आपको बताएं कि लखनऊ महानगर अवध प्रांत द्वारा जो ये अनसंग वॉरियर्स का आयाम प्रारंभ किया गया है, वस्तुतः हम पा रहे हैं कि इसकी सार्थकता इस बात में निहित है कि इट मूव्स फ्रॉम अननोन टू नोन एंड इट ऑल्सो प्रूव सक्सेसफुल इन एडिंग सो मेनी फीदर्स इन द फ्लैग ऑफ इंडिया। अभी आप देखिए कि रामप्यारी चौहान गुर्जर, जिनके बारे में हम आज आपको बताएंगे, महिला सशक्तिकरण की उस समय में इतनी सशक्त मिसाल थी कि आज हम कुछ भी नहीं है उस हिसाब से। आप देखिए कि इन्होंने, जो हमने बताया कि एक 40,000 सैनिकों की सहयोगी सेना तैयार की जाएगी, तो ये 40,000 युवतियां थीं, ये ग्रामीण महिलाओं की सेना थी, जिसका सेनापति रामप्यारी गुर्जर को बनाया गया और इनका जन्म सहारनपुर के एक गुर्जर परिवार में हुआ था। बचपन में ही अपनी माँ से पहलवानी के नियम के बारे में जानना चाहती थी, उनके आवश्यक नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करती थी और आपको बताएं कि एकांत में ये स्व प्रशिक्षण अभ्यास किया करती थी अपने पिता और भाई के साथ। जहाँ पर घुड़सवारी या पहलवानी के दंगल हुआ करते थे, ये जाया करती थी और मात्र 22 साल की थी जबकि इनकी प्रसिद्धि एक कुशल योद्धा के रूप में हो गई थी। अगल बगल के क्षेत्र के लोग जो है, और इनकी ये नैसर्गिक वीरता, नैसर्गिक सौंदर्य की भी धनी थी।
रामप्यारी चौहान गुर्जर। आपको बताएं कि इन्होंने महिला सेना जो संगठित की, उनको प्रशिक्षण दिया, उनको पारंगत किया, साथ में उनका निरीक्षण भी करती रहती थी। उस सैन्य टुकड़ी में बहुत सारी युवतियां ऐसी थी जिन्होंने कभी शस्त्र नहीं उठाया था। वो दुर्गा वाहिनी की वाहक थी और उन्होंने जब रामप्यारी गुर्जर ने आह्वान किया, इनकी आह्वान में कुछ इस तरीके की शक्ति थी, इनका प्रेरणा देने का इतना सशक्त और इतना अलग तरीका था कि उन्होंने शस्त्र उठाने का संकल्प ले लिया और इस धर्म युद्ध में जो संस्कृति की रक्षा के लिए था, अपना पूरा सहयोग देने का निर्णय लिया। और साथ में ये भी निर्णय लिया, रणभेरी और शंख से ये उद्घोष किया कि जब तक कि तैमूर लंग की सेना को भारत से पलायन करने के लिए विवश नहीं कर देंगी, ये विश्राम नहीं करेंगी। आपको बताएं कि इस सैन्य टुकड़ी में इनकी 4 प्रमुख सहयोगी भी थी, जिनके नाम इस प्रकार से हैं: हरदेई जाट, देवी कौर राजपूत, चंद्रो ब्राह्मण और रामदेव त्यागी। रामप्यारी गुर्जर ने अपनी सैन्य टुकड़ी को 3 भागों में विभक्त कर लिया था। जैसा कि हमको मालूम है कि उस समय सैन्य बल तैमूर लंग के आगे उतना सशक्त नहीं था, तो इन्होंने एक टुकड़ी को सेना के शिविर और उसके भोजन पानी की व्यवस्था के लिए तैनात किया। दूसरी टुकड़ी युद्ध भूमि में भोजन और शस्त्र पहुंचाने का काम करती थी और तीसरी टुकड़ी, जिसकी कि ये स्वयं नेतृत्व करती थी, इन्होंने उसमें ये सबको निर्देश दिया था कि रात्रि में ये शिविर पे, दुश्मन के शिविर पे आक्रमण करेंगी और उनकी रसद सामग्री को जो है वो लूट लेंगी और साथ में उनके विश्राम में खलल डालेंगी। इनके आक्रमण इतने त्वरित और इतने सटीक हुआ करते थे कि वास्तव में तैमूर लंग को भारत छोड़ के जाना ही पड़ा। और क्योंकि उसके सैनिक जो है वो विश्राम में व्यवधान की वजह से अर्धविक्षिप्त हो चले थे, राशन की सप्लाई पूरी नहीं होती थी, तो भूख से भी व्याकुल होने लगे थे। और इसी युद्ध में तैमूर लंग के सीने पर एक घाव ऐसा दिया गया था जिसके संक्रमण से 1405 में उसकी मृत्यु भी हो गई। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि एकदम सीमित संसाधन में किस तरह से महानतम लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है, वो भी महिलाओं के संगठन के द्वारा। तो ये एक अप्रतिम मिसाल है और हमारी युवा पीढ़ी निश्चित रूप से इससे लाभान्वित होगी और ये सबक लेने में सफल होगी कि हम साधनों की चिंता ना करें, अपने साध्य की चिंता करें। यहाँ पर मैं चाणक्य नीति से एक श्लोक पढ़ना चाहूंगी। बहुनाम चैव सत्वानाम समवायो रिपुंजया वर्षा धारा धरो मेघस्तृणैरपि निवार्यते। अर्थात सामान्य जन का संगठन भी शत्रु को परास्त करने में सक्षम होता है, जिस तरह से एक तृण की बनी झोपड़ी मेघ या बादल जिसको कहेंगे कि वो वर्षा धारा से ओतप्रोत रहता है, फिर भी ये तृण से बनी झोपड़ी उसको रोक लेने में सक्षम होती है। तो इसी प्रकार से रामप्यारी चौहान गुर्जर पे ये उक्ति पूर्णतया लागू होती है कि किस तरह से उन्होंने अपने छोटे से सैन्य बल से जो है एक अद्वितीय मिसाल, अद्वितीय युद्ध कौशल प्रस्तुत किया और अपनी सांगठनिक शक्ति से भारत को विजय दिलाने का अप्रतिम प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद।